हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बच्चों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत ही क्लोजली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है। तो दोनों में क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले हम डायरेक्टली समझते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी सिस्टम में अगर हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू होता है 3n-c। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो n है, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव, दे आर लाइक फ्री पार्टिकल्स और मे बी कनेक्टेड। ठीक है, सो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 लाइक दिस। और एंड तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पर जो c है ना, दैट इज द कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट कुछ भी हो सकता है ना, कंस्ट्रेंट कैन बी एनीथिंग। तो चलो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ और एक्सप्लेन समझाता हूँ, और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं वो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो, सो एग्जांपल 1। ठीक है, सी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 8 वुड्स मशीन लेते हैं। एट वुड्स मशीन क्या होती है कि एक पुल्ली होती है और उसमें ना इस तरह से हम इस स्ट्रिंग्स डाल देते हैं और ये मास से अटैच कर देते हैं। तो ये मास जो है से ऐसे मूव कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर पता लगाना है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो, अगर इसकी टोटल लेंथ अगर क्या है एल है, तो अगर हम से इसकी लेंथ को अगर हम बोलते हैं, ठीक है, एक्स, तो ये वाली जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एल माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, एक्स। ठीक है, सो एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत है जो कि है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट भी है कि ये स्ट्रिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। सो दैट्स द कंस्ट्रेंट हियर। फाइन, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 3n-c वाले फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिग्री एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। अब हम इसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, ये पुल्ली हो गई। ठीक है, और ये से स्ट्रिंग है इस तरह से। ठीक है, अब देखो बच्चों, बेसिकली ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है ना, इस साइड और इस साइड तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये एक प्रकार की कंस्ट्रेंट है, तो 2 कंस्ट्रेंट तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये ऊपर नीचे बस जा सकता है, तो ये यहाँ और यहाँ नहीं जा सकता है ना, तो 2 कंस्ट्रेंट तो यहाँ पर भी हो गए। और एक कंस्ट्रेंट और है जो इससे जुड़ा हुआ है कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, सो दैट्स द अगेन अनदर कंस्ट्रेंट। अब देखो बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है 3n-c, तो ये हो जाएगा 3 × 2 माइनस 2 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, 6 - 1, 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। और यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी एक ही है ना। तो एक्चुअली में एक रूल है, ठीक है, कि जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उतने ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम और आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास वैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो है थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में होती हैं गैसेस, और गैसेस हो सकती हैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, है ना, लीनियर पॉलीएटॉमिक या नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा आएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही एटम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्गन, ठीक है, हीलियम गैस, आर्गन गैस, नियॉन गैस, ठीक है, सॉरी जिनॉन गैस। ठीक है, तो बेसिकली जिनके पूरे ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं तो वो किसी का तो इंटरेक्ट नहीं करते दूसरे, तो वो इनर्ट होते हैं, सिंगल होते हैं। ठीक है,
तो बच्चों इन सभी को हम क्या करते हैं, पॉइंट पार्टिकल मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये पॉइंट पार्टिकल है। और पॉइंट पार्टिकल मानते हुए, ठीक है, ये मानते हैं, ठीक है, कि इनका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इनका कोई रोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखो रोटेशन जो होता है ना बच्चों, उसमें इनर्शिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा है तो आर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, और आर छोटा हो जाएगा तो इनर्शिया छोटा हो जाएगा, इनर्शिया गया तो रोटेशन भी गया, ठीक है। तो फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम माने नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इतने छोटे हैं कि इनका रोटेशन हम नहीं मानते। तो ये जो पार्टिकल है 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है कहीं पर भी, किसी भी डायरेक्शन में। तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं 3, ठीक है। सो दैट बिकम्स 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखते हैं 3n - c, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है, सो 3 × 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। सो आई होप दैट दिस इज़ वेल क्लियर टू यू, ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास, ठीक है, ठीक है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 × 2, ठीक है, -0, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जब ये फ्री हैं, है ना, फ्री हैं एंड नॉन इंटरेक्टिंग है, नॉन इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास हो गई, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास हो गई। बट स्टूडेंट जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कौन चीज़ें बदल जाती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जैसे कि N2, जैसे कि H2, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 एटम्स होते हैं और आपस में वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, राइट। अब बच्चों देखो ये 2 पार्टिकल्स फ्री नहीं हैं, है ना, दे आर कनेक्टेड। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, एक तो लो टेम्परेचर वाला केस होता है और एक होता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। एक होता है लो टेम्परेचर और एक होता है हाई टेम्परेचर। तो जो लो टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, पहले इस पर बात करते हैं। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो जो बॉन्ड होती है वो रिजिड होती है। वो कैसी होती है, रिजिड, सख्त होती है ना, वो सख्त होती है। तो अब देखो यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है तीनों डायरेक्शन में कहीं भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर ये जो रोटेशन है ये 3 डायरेक्शंस के अबाउट कर सकता है, ठीक है। एक रोटेशन तो इसके अबाउट हो जाएगा, है ना, और ये सिग्निफिकेंट भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट। ऐसे ये भी सिग्निफिकेंट है, बट ये वाला जो रोटेशन है ना ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो रोटेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होती है 2। अब यहाँ पर बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, रिजिड है, तो ये एक कंस्टेंट है C=1, तो ये बॉन्ड एक कंस्टेंट की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर अब मैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, सो दैट इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज इक्वल टू जाएगा 5। अब चलो इसी को हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले से, 3n - c। तो ये हो जाएगा 3 × 2 और एक कंस्टेंट है बॉन्ड कंस्टेंट दैट इज़ 1, तो ये आ गया 5। आप देखेंगे किसी भी तरीके से करें, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है स्टूडेंट्स की जो बॉन्ड होती है वो एक्चुअली में रिजिड नहीं होती है, वो नॉन रिजिड हो जाती है। और नॉन रिजिड होने के कारण ये वाइब्रेट करती है, नॉन रिजिड, और नॉन रिजिड होने के कारण क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पर अब कोई भी कंस्टेंट नहीं आ रहेगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो कंस्टेंट हियर, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 3। ये 2 रोटेशंस हो सकते हैं, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2,
ठीक है, और एक हो जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू हो जाता है 6, ठीक है। अब हम इसी को निकालते हैं किससे, फॉर्मूले से, 3n - c, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आपको ये बात पता लगानी हो, ठीक है, कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आपको निकालना है तो बहुत ईजी है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए आपका जो भी जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है उनमें से आप ट्रांसलेशनल और रोटेशन हटा दो, तो जो बचेगा वो बचेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ओके, जैसे कि ऊपर वाले केस में आप देखोगे हम करेंगे अगर 6 - 5 तो 1 जो हमारे पास बचेगा वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है, इजी है। चलो अपन अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी दो केसेस होते हैं, लीनियर ट्राइएटॉमिक या नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। तो हम बात करेंगे लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के विषय में, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे CO2, ठीक है। तो CO2 में क्या होता है, C सेंटर पर होता है और यहाँ पर होते हैं बॉन्ड्स। अब मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब वाइब्रेशन किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, सो वी आर नॉट कंसर्न कि किस टाइप के वाइब्रेशन है, बस हमें ये पता करना होता है कि कितने वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमें पता लगाना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट द लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, ये भी रिजिड हो जाएगी, ये भी रिजिड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ इस पूरे का जो भी सेंटर ऑफ मास है वो तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। रोटेशनल डिग्री की बात करें तो इसके अबाउट रोटेशन और इसके अबाउट रोटेशन सिग्निफिकेंट होगा और इसके अबाउट जो रोटेशन है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो ये हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकाल कर बता देता हूँ। तो यहाँ जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है लो टेम्परेचर पर, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखकर पता चलेगा कि 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, बट एक्चुअली में ये पूरा सच नहीं है। यहाँ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और भी होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको 2 मिनट होल्ड करिए, अपन यहाँ पर फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n - c। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ इस फॉर्मूले से हो जाता है 3 × 3 माइनस कितने कंस्टेंट्स थे, 2। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, -2 एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो आपको यहाँ पर जो मिला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। वाइब्रेशन इसमें नहीं। अब आप बोलोगे सर वाइब्रेशन कैसे आएंगे, बॉन्ड्स तो रिजिड है। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि देखो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाली बॉन्ड्स तो रिजिड हैं, बट मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशन के और भी तरीके हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे हो सकता है, मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो सकता है, इवन कि ये बॉन्ड्स रिजिड रहें इस तब भी से वाइब्रेशन हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखना चाहें तो कितनी है यहाँ पर, तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगी 7 माइनस यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 2। तो यहाँ पर ना 2 जो है वो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, ठीक है, जिस तरह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है इवन की बॉन्ड्स रिजिड है तब भी, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर बॉन्ड्स हमारे पास गायब हो जाएं, ठीक है, अगर हमारी बॉन्ड नॉन रिजिड हो जाती है, इफ़ आवर बॉन्ड्स गेट नॉन रिजिड, तो यहाँ पर जो है C कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 9, ठीक है। और उस वाले केस में क्या होगा, जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 हो जाएगी तो ट्रांसलेशनल डिग्री तो हमारे पास अभी भी रहेगी 3, रोटेशनल डिग्री तो अभी भी हमारे पास रहेगा कितना
2, बट अब यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ दो जो हैं वो इस टाइप की वाइब्रेशन और दो जो हैं वो इस टाइप की वाइब्रेशन हो जाएंगे। आई होप सो दैट ये क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। अब चलो हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में जो C है उसकी वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n - 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 3 0 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -0 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इसमें से 3 जो है वो तो ट्रांसलेशनल है, जो रोटेशन है वो 2 है, ठीक है, और जो वाइब्रेशन है वो है आपका बेसिकली 2 है ना, 2 वाइब्रेशनल डिग्री, सॉरी 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, तो 2 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ हो गए, और कुछ इस टाइप से भी ये वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से होता है। आई होप सो दैट्स वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों एक और केस में कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा, वेरी 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 हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होगा, तो अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये जो बॉन्ड्स होती हैं ये बॉन्ड्स टूट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बॉन्ड्स टूट जाएंगी, और ये ऐसे हो जाएगा। और ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी हो जाएगी 3n - C एंड दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी 3 × 3 - 0, और ये हो जाएगा 9। इस केस में सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल है और कोई भी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में नहीं है, ठीक है, ना कोई वाइब्रेशन है ना ट्रांसलेशन है। इस केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, और वाइब्रेशन सॉरी ये आपकी 9 है, रोटेशनल 0 है, वाइब्रेशनल 0 है, ठीक है, सारी की सारी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आपको अब थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करने वाला हूँ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, देखो जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये बेसिकली कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट जो है 3 डायरेक्शन में मोशन तो हो सकता है, तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। अब इस बार हर डायरेक्शन में रोटेशन सिग्निफिकेंट है, तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, ठीक है। अब बाकी जो भी बचेगा वो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले लो टेम्परेचर पर बात करेंगे। तो लो टेम्परेचर में हमारी बॉन्ड्स होंगी रिजिड, तो हमारे पास 2 बॉन्ड कंस्टेंट्स होंगे, ठीक है, तो बॉन्ड कंस्टेंट हो जाएंगे 2, ठीक है। अब चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो 3n - C, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 × 3 - ठीक है 2, तो ये आपका आ जाता है 7, ठीक है, ये आ गया 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके हो जाते हैं 7। ओके, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ये एक केस है जब 2 बॉन्ड्स हैं। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 बॉन्ड्स आ जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कम्प्लीटली प्रॉब्लम पर डिपेंड कर सकता है। अगर यहाँ पर इस तरह से होती है कि 3 बॉन्ड्स आ जाती हैं, तो अगर 3 बॉन्ड्स आ जाती हैं तो इस केस में हमारे कंस्टेंट्स हो जाएंगे 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इस वाले केस में 3n - C 3 × 3 - 3, तो इस केस में 6 होगा। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड्स होती हैं, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड्स होती हैं तो ये होगा। अब आप बोलोगे कि दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला उतना सही नहीं है, ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि बेसिकली इस केस में ना ये रिजिड नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से रिजिड नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी है ना, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। यूजली अगर आप बुक्स वगैरह का लिटरेचर सर्वे करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो अगर आपका केस ये है ना, तो भी आपका जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो तो अभी भी 6 है। आपका इस केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इस वाले केस में ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 है और वाइब्रेशन 0 है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या इस केस में कोई भी वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में एक वाइब्रेशन हो सकता है ना। इन दिस केस देयर कैन बी 1 वाइब्रेशन, ठीक है। अब चलो बच्चों मैं बात करता हूँ हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर अगर हम
हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो बॉन्ड कंस्ट्रेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड कंस्ट्रेंट्स विल जस्ट गो टू ज़ीरो, ठीक है। इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n-c, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 0, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 9। तो इस 9 में से 3 जो हैं वो ट्रांजिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जो 3 है वो है रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और बाकी जो बच रहा है वो है आपका बेसिकली वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जो बाकी जो भी बच रहा है वो आपका वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये वाइब्रेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन तो इसी में आ जाएगा, एक वाइब्रेशन तो इसका हो जाएगा, और एक वाइब्रेशन इस तरह का कहीं हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एनालाइज करना एक्चुअली बहुत कठिन है, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता है। अब एक और इसमें ये होता है कि वेरी 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 हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आता है तो क्या होता है, देखो अगर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक्चुअली में बॉन्ड्स पूरी तरह से टूट जाएंगी, और ये इस तरह से हो जाएगा, बॉन्ड्स पूरी तरह से टूट जाएंगी और ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसे केस में ना क्या होगा कि सब लोग इंडिविजुअली घूमने लगेंगे, तो इस केस में पूरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ हो जाएंगी ट्रांसलेशन, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 9, ठीक है। अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाते हैं 3n-c, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 0, दैट इज़ गोइंग टू बी 9। अब देखो यहाँ पर भी 9 मिला हुआ है आपको, बट इसमें ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 है, ठीक है। जबकि 9 हमको यहाँ पर ही मिला था, बट यहाँ पर केस अलग था, यहाँ पर ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 3 है, और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा मत समझना कि यहाँ पर 9 दिया और यहाँ पर भी 9 दिया तो सिचुएशन एक जैसी है, तो सिचुएशन एक जैसी नहीं है ना, चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उसे कंसीडर कर रहे हैं, उसका ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। आई होप स्टूडेंट कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी आगे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।